चलिए, तो हम लोगों ने अर्थशास्त्र का 5वां लेसन रोजगार एवं सेवाओं का पूरा लाइन बाय लाइन हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, चलिए अब उसमें जितने भी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं और समझते चलते हैं। क्वेश्चन के आंसर को एकदम आसान बनाया गया है और एकदम एग्जाम की दृष्टि से बनाया गया है। जितने शब्दों में लिखना होता है उतने ही शब्दों में प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। ठीक है सर, और जिस तरह से पॉइंट वाइज करके लिखा गया है ना, सभी लोग उसी तरह से पॉइंट वाइज करके लिखेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। यह लघु उत्तरीय प्रश्न पहला ही क्वेश्चन है, आउटसोर्सिंग किसे कहते हैं? आउटसोर्सिंग किसे कहते हैं? देखिए आंसर क्या लिखा है। लिखा गया है बाबू, जब कोई कंपनी अपने कार्यों या सेवाओं को बाहर की दूसरी कंपनी या संस्था से करवाती है तो इसे ही आउटसोर्सिंग कहते हैं। इससे कंपनियां लागत बचाती है और विशेषज्ञ सेवाएं क्या करती है सर? प्राप्त करती है। पॉइंट में एक बात लिख दिया गया है कि आजकल बड़ी कंपनियां जैसे आईटी, कॉल सेंटर जैसी सेवाएं भारत में आउटसोर्सिंग क्या कर रही है सर? कर रही है। इतना एक आसान सा टॉपिक है, आउटसोर्सिंग इसे कहते हैं। ठीक है, किताब में खूब विस्तार से बताया गया था आउटसोर्सिंग के बारे में। अगला टॉपिक है, अगला क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सुनिएगा ध्यान सर, से जुड़े 5 सेवा क्षेत्र को बतलावे। ठीक है सर, किताब में सर अलग दिया है, लेकिन यहाँ पर जो अभी के समय में फेमस है ना, उस चीज को मिला करके लिखा गया है। देखिए नंबर 1 भी नंबर नहीं करेगा। देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े प्रमुख 5 सेवा क्षेत्र हैं, तो कौन कौन है सर? तो सबसे पहले है कॉल सेंटर, ई कॉमर्स, सॉफ्टवेयर विकास, बैंकिंग सेवाएं, ऑनलाइन शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा। ई कॉमर्स क्या होता है पता है? ई कॉमर्स क्या होता है? जितना हम लोग ये ऑनलाइन सामान मंगा रहे हैं, ये सब किसके अंतर्गत आता है सर? तो सर ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है। ठीक है सर, इसमें भी वो पॉइंट लिख दिया गया है कि ये सेवाएं डिजिटल अर्थव्यवस्था और रोजगार में तेजी से क्या करती है सर? योगदान करती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बाबू, हाँ, सरकारी सेवा किसे कहते हैं? और चौथा नंबर जस्ट इसका विपरीत है सर, गैर सरकारी सेवा किसे कहते हैं? यानी गवर्नमेंट जॉब और ये दो प्राइवेट जॉब। तो सुनिएगा ध्यान से, सरकारी सेवा किसे कहते हैं? जब देश व राज्य की सरकार लोगों को काम के बदले मासिक वेतन देती है और इनसे विभिन्न क्षेत्रों में काम लेती है तो इसे क्या कहते हैं सर? सरकारी सेवा कहते हैं। इसमें पॉइंट को समझिए, इसमें सेना, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग आदि जैसी सरकारी सेवाएं शामिल है। इन सेवाओं का यानी सरकारी सेवाओं का उद्देश्य जन कल्याण करना है, न कि लाभ कमाना है। लेकिन जितने भी गैर सरकारी सेवाएं ना सर, ये जन कल्याण तो करते हैं और साथ ही साथ लाभ भी कमाते हैं, मुनाफा भी कमाते हैं। देखिए इसका उत्तर क्या लिखा गया है, गैर सरकारी सेवा किसे कहते हैं? तो ऐसी सेवाएं जो निजी क्षेत्र, कंपनियों या स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाती है, गैर सरकारी सेवाएं कहलाती है। जैसे निजी अस्पताल, निजी विद्यालय, बीमा कंपनियां, मोबाइल नेटवर्क और बैंकिंग सेवाएं। आगे देखिएगा सर, पॉइंट में लिखा गया है, इनका उद्देश्य लाभ कमाना और सुविधाएं उपलब्ध कराना होता है। हाँ, इनका उद्देश्य लाभ कमाना भी है और साथ ही साथ सुविधाएं उपलब्ध कराना भी होता है। एकदम आसान भाषा में लिखा गया है ताकि आपको जल्दी से क्या हो जाएगा सर? याद हो जाएगा। आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन बाबू, हाँ, आधारभूत संरचना किसे कहते हैं? मैंने 5 में बताया था, ये वाला क्वेश्चन आएगा, तो ध्यान दीजिए कैसे लिखा गया है। देश की आर्थिक प्रगति के लिए आवश्यक बुनियादी साधनों को आधारभूत संरचना कहते हैं। अब देखिए, देश की आर्थिक प्रगति के लिए, अगर देश में आर्थिक व्यवस्था को बढ़ाना है, देश को अगर विकसित करना है, तो कुछ बुनियादी चीजें हैं जिसे हमें विकसित करना होगा। जैसे क्या क्या है सर? तो जैसे बिजली है, सड़क है, रेल है, जल आपूर्ति है, संचार है, परिवहन है, शिक्षा, स्वास्थ्य है, सुविधाएं इनमें आती है। अच्छा, ये चीज जैसे जैसे बेहतर होगा वैसे ही वैसे कोई भी राष्ट्र, कोई भी राज्य और समृद्ध और बेहतर होता चला जाएगा। इसमें वो पॉइंट डाला गया है सर, यानी आधारभूत संरचना जो है ना, उत्पादन और सेवा क्षेत्र की क्या होती है सर? रीढ़ होती है। यानी जैसे जैसे ये विकसित होती हैं वैसे वैसे उत्पादन बढ़ता है और जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है वैसे वैसे सेवा क्षेत्र में वृद्धि होती है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू, रोजगार और सेवा में क्या संबंध है? सुनिएगा, रोजगार और सेवा में क्या संबंध है? तो लिखा गया है, रोजगार और सेवा दोनों एक दूसरे के पूरक है। किताब में भी था,
दोनों एक दूसरे के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक का दूसरा का तराजू का पलड़ा बोल सकते हैं, सुनिएगा। तो रोजगार और सेवा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सेवा क्षेत्र के विस्तार से नए नए रोजगार के मौके बनते हैं और रोजगार बढ़ने से सेवा क्षेत्र में क्या होती है सर, वृद्धि होती है। इसमें पॉइंट लिखा गया है, इन दोनों से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। किन दोनों से? अर्थात रोजगार और सेवा से अर्थव्यवस्था देश की क्या होती है सर, मजबूत बनती है। जैसे जैसे रोजगार बढ़ते हैं वैसे वैसे सेवा का मौका मिलता जाता है, और जैसे जैसे सेवा का मौका बढ़ते जाता है तो उसमें किस चीज का सृजन होता जाता है सर, रोजगार का सृजन होता जाता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, आर्थिक संरचनाएं का क्या महत्व है? ध्यान दीजिए सर, आर्थिक संरचनाएं का क्या महत्व है? आर्थिक संरचनाएं विकास के लिए आवश्यक है। जी हाँ सर, संसद स्वर के लिए आवश्यक है। बार बार हमारा नाम आता है, कोई रहे हम तलाबे सौ वाला सौ है, याद रखिएगा, लेकिन डेवलपमेंट वाला है, ठीक है। यहाँ देखिए, तो आर्थिक संरचना विकास के लिए आवश्यक है। ये वित्त, ऊर्जा, यातायात व संचार जैसी सुविधाएं प्रदान करती है, जिससे उत्पादन बढ़ता है और लोगों की क्या आती है सर, खुशहाली आती है। कोई भी व्यक्ति सर जो स्वस्थ रहेगा उसके पास पैसा की कमी नहीं रहेगी, घर बार परिवार अच्छा से चलेगा, सभी बाल बच्चे पढ़ाई करेंगे तो कहीं ना कहीं वो परिवार खुशहाल रहेगा। यहाँ देखिएगा, इसके बिना, किसके बिना? आर्थिक संरचना के बिना, आर्थिक संरचना के बिना सर आर्थिक विकास क्या है सर, संभव नहीं है। याद रखिएगा, जब तक हम किसी प्रकार का ढांचा तैयार नहीं करेंगे, जैसे कहने का मतलब है जब तक घर का नींव नहीं बनाया जाएगा तो क्या बड़ा सा बिल्डिंग बनकर तैयार होगा? कभी भी तैयार नहीं होगा। उसी तरह आप लोग हैं, तो अभी जब आप बढ़िया से नहीं पढ़ पाइएगा तो क्या आप आगे बढ़िया पैसा कमाने की उम्मीद कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते हैं सर, याद रखिएगा। सुनिए, हाँ, मंदी का अवसर भारत में क्या पड़ा? ध्यान दीजिएगा सर, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय में भी आएगा, और टेंशन मत लीजिए, इतना आपको लघु उत्तरीय में दिया गया है ना, दीर्घ उत्तरीय में ना इसी लाइन को काट के उसमें रख दिया गया है। हाँ, चूंकि दीर्घ उत्तरीय तो 120 से ज्यादा शब्दों में लिखना होता है, तो उसमें थोड़ा सा बात और ऐड किया गया है। लाइन याद रखिएगा, मैं उस समय पूछूंगा जब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा, तो ठीक है। देखिए, आर्थिक मंदी का अवसर भारत में कम पड़ा क्योंकि यहाँ की पूंजी बाजार और श्रमिक शक्ति मजबूत है। सुनिएगा ध्यान से, हालांकि विदेशों में काम कर रहे कुछ भारतीयों को रोजगार गंवाना पड़ा, लेकिन देश के सूचना प्रौद्योगिकी सेवा क्षेत्र पर मंदी का असर क्या रहा सर? बिल्कुल कम रहा। ये लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर हो गया 40-50 से 60 शब्दों में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सर, अगला क्वेश्चन है सबसे लास्ट, वैश्वीकरण का प्रभाव सेवा क्षेत्र पर क्या पड़ा? वैश्वीकरण पता है ना सर, जो पूरी दुनिया को एक जगह लाकर जोड़ता है, बड़ा से एक बाजार बना दिया है पूरी दुनिया को। सुनिएगा ध्यान से, तो वैश्वीकरण से सेवा क्षेत्र का दायरा बहुत बढ़ गया है। यहाँ सर, वैश्वीकरण से सेवा क्षेत्र का दायरा बहुत बढ़ गया है। अब विदेशी कंपनियां भारत जैसी जगहों से सेवाएं लेती हैं, जिससे यहाँ रोजगार बढ़े हैं, साथ ही नई तकनीक व प्रतिस्पर्धा आई है। प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन वाला मामला आ गया है, सुनिएगा ध्यान से, जिससे सेवा क्षेत्र में सुधार और विस्तार हुआ है। बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में आकर फैक्ट्री लगाकर अपनी वस्तुओं क्या कर रही हैं, बेच रही हैं। आगे देखिएगा, हाँ, अब है बाबू दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला ही क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखा। इधर देखिए सर, जहां जहां यहाँ थोड़ा सा गैप है ना, इसका मतलब पैराग्राफ चेंज करना है, ठीक है सर। थोड़ा सा खसका के लिखा जाता है, थोड़ा सा हम नहीं कर पाए, मतलब उसको स्पेस नहीं दिए, आप ध्यान में रखिएगा सर, वहां पैराग्राफ आप चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। मैं पहले ही बोल देता हूँ, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पर, यहाँ से यहाँ एक पैरा में है और यहाँ से यहाँ तक सेकंड पैरा में है, ठीक है सर, याद रखिएगा। लिखा गया है, सेवा क्षेत्र किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, यातायात, दूरसंचार, बीमा, होटल, सूचना तकनीक आदि शामिल है। भारत में सेवा क्षेत्र का विस्तार तेजी से हो रहा है और यह रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत बनता जा रहा है, यानी सेवा क्षेत्र। अब देखिए सर, अगले पैराग्राफ में लिखा गया है, वर्तमान समय में सेवा क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान 55% से अधिक लिखा गया है। सर, आपकी किताब में 55% दिया है, लेकिन 55% से अधिक इसलिए क्योंकि उस समय की आंकड़ा है। सुनिएगा, 55% से अधिक है। इसके विकास से समाज में नए रोजगार के मौके बनते हैं और देश की आर्थिक प्रगति तेज होती है। सेवा क्षेत्र के विस्तार के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना आदि का विकास अनिवार्य है। यह क्षेत्र ग्रामीण और शहरी दोनों जगह लोगों को क्या करती है सर, आजीविका देती है, यानी जीवन यापन करने के लिए उनको रोजगार का मौका देती है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2,
विश्व के लिए भारत सेवा प्रदाता के रूप में किस तरह जाना जाता है? सर सुनिएगा ध्यान से, तो आंसर लिखा गया है, ये देखिए सुनिए, पहले क्वेश्चन समझिए। विश्व के लिए यानी पूरी दुनिया के लिए जो भारत है सेवा प्रदाता यानी सेवा क्षेत्र के रूप में, यानी लोगों को मतलब रोजगार देता है, यानी वो उनकी मदद करता है, इस तरह जाना जाता है। उदाहरण से लिखा तो ये आंसर को लिखा गया है, भारत सेवा प्रदाता के रूप में विश्व में प्रसिद्ध है। जी हाँ सर, भारत सेवा प्रदाता के रूप में पूरे विश्व में क्या है? प्रसिद्ध है। यहाँ की शिक्षित व कुशल श्रम शक्ति, कम लागत एवं तकनीकी दक्षता के कारण विदेशी कंपनियां भारत से आउटसोर्सिंग के जरिए अपनी सेवाएं लेती हैं। आपको पता है सर, हमारे भारत के लोग विदेशों में काम करने जाते हैं, क्योंकि विदेश वाले लोग भी क्या है, कंपनी क्या है कि कम मूल्य पर उनको मजदूर मिल जाता है, कम पैसा पे उनको मजदूर मिल जाता है। इस चीज में तो सबसे बड़ा योगदान कर रहा है भारत। छपरा, सीवान, गोपालगंज, बिहार, आइए, सबसे ज्यादा विदेश में लोग मिलेंगे आपको यहाँ के। तो क्या भारत इसमें योगदान नहीं दे रहा है? सबसे ज्यादा योगदान तो अपना बिहार दे रहा है। लोग भेज रहे हैं, लोग विदेश जा रहे हैं, वहां की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। आगे देखिएगा, उदाहरण के लिए आईटी सेक्टर, कॉल सेंटर, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, बैंकिंग आदि क्षेत्र में भारत की कंपनियां विदेशों में क्या करती हैं सर? सेवा देती हैं। अमेरिका, इंग्लैंड व यूरोपीय देशों में भारत की आईटी कंपनियों की मांग बहुत है। इससे भारत को रोजगार, विदेशी मुद्रा और वैश्विक पहचान मिलती है। जी हाँ सर, भारत को रोजगार मिल रहा है और भारत में विदेशी मुद्राएं आ रही हैं और भारत को वैश्विक पहचान यानी कि पूरी दुनिया स्तर पर भारत को क्या किया जा रहा है? जाना जा रहा है। इसमें को पॉइंट लिखा गया है, आज भारत को अग्रणी युवा देश कहा जाता है। पॉइंट लिख दो, नंबर मिलेगा, याद रखिएगा सर। आज भारत को अग्रणी युवा देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ की युवा शक्ति पूरे विश्व को क्या देती है सर? सेवा देती है। और समझ में आया कि भारत के लोग विदेश में जाते हैं क्या करने? काम करने। तो जो काम कर रहे हैं तो क्या वहां पर जाकर अपना सेवा नहीं दे रहे हैं? दे रहे हैं। कितना विदेश तो अपने बिहार से चल रहा है, चल जाओ सऊदी, दुबई, बिहार के लोग एकदम हर कंपनी, हर फैक्ट्री में आपको मिल जाएंगे। आगे देखिएगा, लिखा गया है सर अगला क्वेश्चन, सेवा क्षेत्र में सरकारी प्रयास के रूप में क्या किए गए हैं? वर्णन करिए। यानी सरकार ने क्या प्रयास किया है सेवा क्षेत्र को विकसित करने के लिए? वर्णन करें तो सुनिएगा ध्यान से। भारत सरकार ने सेवा क्षेत्र के विकास और रोजगार सृजन के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। जैसे उसमें लाइन बाय लाइन लिखा गया था, नरेगा भी आया था। जैसे एक नीचे लिखा गया है, जैसे, ठीक है, काम के बदले अनाज, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण युवाओं के लिए प्रशिक्षण, भूमिहीन रोजगार गारंटी, समेकित ग्रामीण विकास, जवाहर रोजगार योजना और नरेगा। ठीक है, इन सभी चीजों के माध्यम से सरकार जो है वो देहात क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा प्रदान कर रही है। क्या कर रही है सर? सेवा प्रदान कर रही है। लिखा गया है सर, इन योजनाओं, क्या लिखा है सर? इन योजनाओं का उद्देश्य बेरोजगारी दूर करना, गरीबों व ग्रामीणों को रोजगार देना और सेवा क्षेत्र का विस्तार करना है। सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय सेवाएं और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में भी निवेश बढ़ाया है, जिससे सेवा क्षेत्र पूरे देश में क्या हुआ है सर? मजबूत हुआ है। आज जाकर देखिए सर, स्वयं सहायता समूह, जीविका, प्रत्येक महिलाएं उससे पैसा ले रही है और अपना बेचारी रोजगार कर रही है। हर एक क्षेत्र में सरकार मदद कर रही है, हर एक क्षेत्र में पैसा दे रही है, सब्सिडी दे रही है, लोन पे सब्सिडी। अब बिहार में सब 4 लाख का, अब 10 लाख हो गया ऐसा है। जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड होता है, लोन मिलता है ना, 4 लाख लेकर आप भारत के किसी भी देश में जाकर के पढ़ाई कर सकते हैं सरकार की तरफ से। हाँ, यही फर्क है कि आपको बाद में वो पैसा भरना पड़ेगा, बहुत ही कम ब्याज दर पर भरना पड़ेगा। सुनिएगा ध्यान से, इस तरह से योगदान दे रही है सरकार। सबसे लास्ट क्वेश्चन, नहीं सेकंड लास्ट है, एक और क्वेश्चन है, सुनिएगा ध्यान से। लिखा गया है सर, गैर सरकारी संस्था यानी प्राइवेट सेक्टर किस प्रकार सेवा क्षेत्र के विकास को सहयोग करता है? उदाहरण देकर समझाए। यानी प्राइवेट सेक्टर किस तरह से सेवा क्षेत्र को अपना योगदान दे रहा है, चलिए समझते हैं। लिखा गया है बाबू, इस तरह से नहीं, खाली उतार दीजिएगा, ठीक है। गैर सरकारी संस्थाएं सेवा क्षेत्र में कई तरह से योगदान देती है, ठीक है सर। यानी प्राइवेट सेक्टर सेवा क्षेत्र में अपना योगदान कई तरह से देती है। ये संस्थाएं बैंकिंग, स्वास्थ्य, दूरसंचार, यातायात, सामाजिक सेवा व स्वरोजगार के क्षेत्र में काम करती है। जैसे स्वयं सहायता समूह, मैंने अभी बताया था ना, कब चालू हुआ था? 1904। सुनेगा ध्यान से। स्वयं सहायता समूह, प्राइवेट अस्पताल, निजी स्कूल, प्राइवेट स्कूल है, देखिए, माइक्रो फाइनेंस कंपनियां व निजी परिवहन सेवाएं। निजी परिवहन सेवाएं देखिएगा सर, बस चलाते हैं लोग टेम्पू चला रहे हैं, अलग अलग गाड़ियां चला रहे हैं, उस तरह भी अपना सेवा दे रहे हैं, अपनी रोजगार चला रहे हैं, अपने मतलब घर परिवार चला रहे हैं। सुनिएगा ध्यान से। इनके माध्यम से लोगों को रोजगार मिलता है और सेवा की गुणवत्ता भी बेहतर होती है। सरकारी योजनाओं को लागू करने में भी ये संस्थाएं अहम भूमिका निभाती है। जी हाँ सर,
अगर मान लीजिए सब लोग सरकार पर निर्भर हो जाए तो सरकार हाई रोडवा पर कितना बस चलाई है, सरकार को वो सरकारी टेम्पू चलाता है बताओ लोग नहीं। तो कुछ चीजें हैं जो प्राइवेट जरूरी है और सरकार इन चीजों में सपोर्ट करती है, अपना योगदान देती है, क्योंकि वो जानती है कि इनके बिना हमारा भी काम नहीं चलने वाला है। चले सर, इसमें पॉइंट लिख दिया गया है, इससे व्यवहारिक स्तर पर सेवा क्षेत्र का विकास होता है और समाज को प्रत्यक्ष लाभ मिलता है। सर पूरे समाज को लाभ मिलता है प्राइवेट सेक्टरों से। अच्छा मान लीजिए प्राइवेट स्कूल नहीं होता, केवल सरकारी स्कूल, अभी जाकर देखो सरकारी स्कूल में जगह है बैठने के लिए, अगर सभी बच्चे स्कूल में एक दिन चले जाएं, सभी बच्चे 8वां 7वां 9वां 10वां 11 12, तब तो बैठ गए बच्चे। तभी समझिए दिक्कत होगा कि नहीं होगा। तो उसी तरह से अब प्राइवेट स्कूल में देखा देखो पूरे स्कूल का ही भरे हो, सभी बच्चे मेरे कहना सभी बच्चे सरकारी में चले जाए, प्राइवेट बंद हो जाए तो क्या होगा, जगह नहीं बचेगा। सर बहुत अच्छा है, हमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, हम कुछ भी नहीं देखते हैं, पता है ना। सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए सर, वही वाला क्वेश्चन ऊपर आया था लघु उत्तरीय में, वर्तमान आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत के सेवा क्षेत्र पर क्या पड़ा है लिखे। तो सुनिएगा ध्यान से, आंसर लिखा गया है वही वाला सर, यहां तक देखिए ऊपर वाला ही, ध्यान दीजिएगा। आर्थिक मंदी का असर भारत में कम पड़ा क्योंकि यहाँ की पूंजी बाजार और श्रमिक शक्ति क्या है सर, मजबूत है। हालांकि विदेशों में काम कर रहे कुछ भारतीयों को रोजगार गंवाना पड़ा, लेकिन देश के सूचना प्रौद्योगिकी सेवा क्षेत्र पर मंदी का असर क्या रहा सर, कम रहा। यही चीज सेम चीज हमें बताइए लघु उत्तरीय मिल सके नहीं मिला था, मिला था ना। अब आगे देखिएगा सर, विकसित देशों में मंदी की वजह से वहां के कुछ वैज्ञानिक और इंजीनियर भारत लौट आए, लेकिन भारत का सेवा क्षेत्र जल्द ही क्या हो गया सर, संभल गया, यानी जल्द ही फिर से वो अपने स्तर पर आ गया, जो कि विकसित देशों में वैसा नहीं हो पाया था। लिखा गया सर कुल मिलाकर मंदी का जो असर है ना, भारत की तुलना में विकसित देशों पर क्या हुआ सर, अधिक पड़ा, अर्थात भारत पर क्या पड़ा सर, एकदम कम पड़ा था। इस तरह से 5वां लेसन का पूरा लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न खत्म होता है। सभी लोग खूब बढ़िया से एक एक क्वेश्चन का आंसर लिख लेंगे, याद कर लेंगे लोग, और कल सभी का कॉपी सब जांच होगा, याद रखिएगा। कल आपके नियत समय से क्लास चलेगा, यहीं पे चलेगा, इसी समय से चलेगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं कल इसी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।